हमारे एक इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा, एक इतिहास को मुगलों ने लिखा, लेकिन एक इतिहास वो है जो इन दोनों को ही नहीं पता था। इन्हें तो अपना लिखना था, तो जो लिख के चलेगा वो लिख के चलेगा। तो वो कहाँ है? भारत का असली इतिहास का मतलब है हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी गरिमा। कि गाय परिवार का एक सदस्य है, गाय की किडनैपिंग हो रही है, उससे सेंटिमेंट कैसे जुड़े हुए? गाय किसी देवता के साथ देवता नहीं, गाय स्वयं ही देव है। अगर ब्लैक मैजिक तक हुआ है और वो व्यक्ति अगर रोज सवेरे जाके या जब भी उसको वक्त मिले गाय की गर्दन पे अगर ऐसे फहराता है, और मुझे गाय माता के पास ऐसा लगा है कि मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज ने ही वो अवसर दिया कि जा बेटा, समाधान चाहिए, भौतिक समाधान चाहिए तो जा भौतिक स्वरूप में चला जा। कि एक बार गौशाला में जाकर गाय के साथ कितने ही तनाव में, और अगर तुम परेशानी में हो तो जरूर जाओ, और उस दिन इस मनोभाव से जाओ कि मैं अपने कष्टों को लेकर आ रहा हूं, जैसे किसी मंदिर में जाते हो। आपका अनुभूत सत्य होगा, ये मेरा वचन है आपको, आपका ये अनुभूत सत्य होगा कि आप एक परिवर्तित इंसान हो। हम गिरने का भी अभ्यास करते हैं, हम गिरते गिरते इतने गिर गए कि हम अभ्यस्त हो गए गिरने के। सनातन का भला तब करोगे जब आदि शंकराचार्य की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह तुम एक लंबी लकीर खींचोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश ओझा और नीर गोरखपुरी और आपका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट, आप इसको पॉडकास्ट भी कह सकते हैं या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि एक अलग तरह का कुछ साक्षात्कार, इंटरव्यू, कुछ भी आप कह सकते हैं। कारण क्या है कि आज के इस पॉडकास्ट में, जैसे कि मेरे हर पॉडकास्ट में आप देखते हैं, मैं कुछ अलग इसलिए करने की कोशिश करता हूं, जो समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिथ फैला हुआ है, भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, उसको कुछ अलग तरीके से मैं आपके सामने रख सकूं, आप समझ सकें और किसी भी जाल में, किसी भ्रम में ना फँसे। अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वो नए-नए लोगों से, चाहे वो फिर वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपके बीच में लेकर आता रहता हूँ। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू, टॉक शो, कुछ भी आप कह सकते हैं, अलग इसलिए है क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति को आपके सामने लेकर आया हूँ, आप उसको व्यक्ति कहें या व्यक्तित्व कहें, आप खुद कहेंगे, क्योंकि इनके जितने अनुभव रहे हैं, जितना काम रहा है, और अब रिसेंटली इनका इंटरव्यू करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पर इन्होंने काम किया है और एक ऐसे विषय पर फ़िल्म बनाने की कोशिश करी है। ये अलग प्रकार का रिस्क है, और रिस्क इसलिए है क्योंकि एक किसी भी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना और ये जानते हुए कि वो प्रोजेक्ट बनते ही एक बड़ा तबका आपसे रास्ता काट लेगा, वो एक बड़ा रिस्क होता है, और इसी को कहते हैं खतरों का खिलाड़ी। और ऐसे ही व्यक्ति को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम होता है प्रवीण तिवारी, जो अपने जर्नलिज़्म की अगर बात करेंगे तो जर्नलिज़्म में एक ऊँचे पदों पर, बड़े-बड़े चैनलों पर रहे और अब एक फ़िल्म में एक्टर के रूप में ही आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा, आपने समय दिया इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने दर्शकों को, कि आपका जो मीडिया में स्टार्टिंग रही, आप तमाम चैनलों पे बड़े पदों पे रहे। एक छोटी-सी मैं जर्नी आपकी जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ-कहाँ, किन-किन संस्थानों में आपने किन-किन पदों पर काम किया? हम्म तो पत्रकारिता की शुरुआत 19 साल की उम्र में हुई। हुँ, 19 साल की उम्र से लेकर आज तक, अब 46 साल का हो गया हूँ मैं। अच्छा। तो 19 से 46, आप 27 साल का पत्रकारिता का करियर मान सकते हैं। शुरुआत लोकस्वामी नाम का एक अखबार है, थर्ड आई न्यूज़ सर्विस, उनका बुलेटिन चलते थे, लोकल चैनल इंदौर में चलते थे, उससे शुरुआत हुई। फिर दैनिक भास्कर ग्रुप का एक चैनल था, उसके साथ काम किया। उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया, फिर पीएचडी में एनरोल हो गए, सहारा समय आए, लाइव इंडिया गए। फिर उसके बाद अब मैं एक्चुअली भूलने भी लगा हूँ, वो संस्थान मैंने लिख के रखे हैं सारे। फिर मैंने ज़ी बिज़नेस के लिए भी कार्यक्रम किया, दूरदर्शन के साथ मेरा बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा, आईबीएन 7 जो आजकल न्यूज़ 18 इंडिया हो गया, उनके साथ। रिसेंटली अमर उजाला में मुझे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। सहारा समय के साथ मेरे एसोसिएशन 2 बार रहे हैं, और भारत एक्सप्रेस भी एक चैनल रहा है, उसके साथ भी मैंने काम ऐसे मल्टीपल चैनलों के साथ काम करने का अवसर मिला। अखबार भी है, उसमें प्रजातंत्र लाइव अखबार का संपादक भी रहा उसका। और मतलब ठीक है, ये तो मुझे लगता है मैंने गलत सवाल कर लिया। मुझे पूछना चाहिए कि आपने किन संस्थानों के साथ काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे संस्थान रहे। पहले जब जैसे आप अपनी जर्नलिज्म की जर्नी बता रहे थे, हाँ, तो सपने होते हैं बहुत सारे, हाँ, इसमें जाते हैं, उसमें जाते हैं। हाँ। और अब देखिए, जो ब्रजेश ओझा हैं या नीर गोरखपुरी के नाम से आप जानते हैं, इनका बड़ा मज़ेदार करियर इनका हो गया है।
ये कहीं नौकरी करते तो एक आध जगह फँसे रहते, लेकिन अब हर चैनल में दिखाई देते हैं। तो वो सोचिए मौज की मौज है, सपना का सपना पूरा हो रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसा तो रहा कि बहुत सारी जगहों पर मन था, लेकिन धीरे-धीरे जब मीडिया इंडस्ट्री क्या होता है, चावल का एक दाना देख लो, हाँ, पूरा पका है, नहीं पका है, समझ में आ जाता है। हाँ। और ऐसे ही करियर के साथ होता है, ऐसे ही जीवन के साथ होता है। एक कच्ची उम्र तक आपको लगता है कि हो सकता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन समझ में आ जाता है कि जहाँ हो ना, वहीं सब देख लिया। अब जैसे लाइव इंडिया का जो मेरा सफ़र रहा और अभी तक के अगर मैं इंटरव्यू के कई बार काउंट लोग पूछते हैं, तो 3 साढ़े 3 हज़ार इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं। और इसमें चाहे बॉलीवुड की सारी हस्तियाँ हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, बहुत बड़े-बड़े शोज़ हों, अच्छे एंकर्स आज के जितने भी हैं, सब साथ ही रहे हैं, साथ में ही काम करते रहे हैं। तो लाइफ़ का एक ऐसा बड़ा समय गुज़रा, आज कई बच्चे मतलब वो बड़े-बड़े पदों पर हैं। मैं उनको आज का सोचता हूँ, और बेटा क्या काम कर रहे हो? बोले मैं फलानी जगह का संपादक हूँ, मैं फलानी जगह का हेड हूँ। तो मुझे बड़े संकोच भी होता है कि हो सकता है कि वो समय इतना गुज़र गया है कि मैं उस दृष्टिकोण से बाहर। तो मुझे मेरे बारे में एहसास होता है कि हाँ, मैंने एक अच्छा समय, एक कंस्ट्रक्टिव समय, एक पॉज़िटिव समय दिया है। और अच्छी बात ये है कि जिन संस्थानों में काम किया वो आज भी याद करते हैं, और वहाँ जो काम किया वो उपलब्धियों की तरह लिया गया कि जब मैं था, तो वो काम अच्छा रहा। आज भी काम कर रहा हूँ, अभी भी मेरा मीडिया का करियर चल रहा है, हुँ। तो ऐसे ही चलता रहे। अभी कहाँ रिसेंटली में हैं अभी? मैं वर्तमान में एक तो ये फ़िल्म का प्रोजेक्ट चल रहा था। मैं पंचतंत्र वन आशुतोष राणा जी का जो चैनल है जी। ऑफ़िशियल, आशुतोष राणा जी मेरे बड़े भाई भी हैं, मेंटर भी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर उसमें पॉडकास्ट की शुरुआत हम लोगों ने भी की है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है उसको। और बाकी जैसे-जैसे चीज़ मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मेरे लिए जैसे बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये दोनों ही ब्रैकेट जो हैं बिल्कुल क्लोज़्ड होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पत्रकार बाद में हूँ। मैं पिता पहले हूँ, पति पहले हूँ, पुत्र पहले हूँ, भाई पहले हूँ, मित्र पहले हूँ। तो ये मेरा जो सर्कल है, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्व का है, पहला। फिर दूसरा, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो समाज, समाज के मुद्दे, समाज को मैं क्या दे सकता हूँ, ये मेरी प्राथमिकता है। प्रोफ़ेशन में क्योंकि मुझे बहुत मल्टीपल काम करने के अवसर मिले, कई लोग जब भी पॉडकास्ट करते हैं, तो वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप हो क्या? मतलब आपने किताबें लिखी है तो आप लेखक। मैं प्रोफ़ेसर भी हूँ, एक्चुअली मैं भूल भी जाता हूँ कई बार, मेरे परिचय में आता नहीं। मैं अभी वर्तमान में प्रोफ़ेसर भी हूँ। अच्छा। तो देखिए आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं ये वाला हमेशा भूल जाता हूँ कि मैं एक पीएचडी गाइड भी हूँ, प्रोफ़ेसर भी हूँ, हुँ। लेखक भी हूँ, एक्टिंग का भी अवसर मिला है, और मिलेंगे तो और करूँगा। पत्रकार मैं हूँ ही, और इससे इतर आध्यात्मिक चिंतन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैं उसमें काफ़ी समय देता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से जीवन में, अपने जीवन में अपना शोध करना, अपनी खोज करना, ये मेरा मूल मकसद रहता है। और इसमें बाकी सारे माध्यम हैं, चाहे वो मैं पत्रकार के, आप कुछ भी तमगा लगा दीजिए, ना तो मैं कोई बहुत महान पत्रकार बन पाया, ना मैं बहुत महान प्रोफ़ेसर हूँ, ना बहुत महान लेखक हूँ, ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है। हाँ, काम पसंद आता है किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, कृतज्ञ रहता हूँ, अनुग्रहित रहता हूँ। हाँ, ये ठप्पा लेके नहीं घूमना है कि मैं ये बन गया हूँ। जो कुछ बन गया ना, वो ख़त्म हो गया। बस वहीं फ़िनिश। आप आपके से मुझे एक चीज़ आपने बोला बार-बार बोल रहे हैं। हम लोग इस मैं स्टेज पे अक्सर बोलता हूँ जब कॉमेडी शो में जाता हूँ कि मेरी 2 कमज़ोरियाँ हैं। एक कमज़ोरी की तो ये है कि मैं भूल जाता हूँ और दूसरी भी मुझे याद नहीं आ रही है फिलहाल। तो एक ये तो अच्छा, ये अच्छा। तो ये हम लोग भी क्योंकि काम है आसानी का तो हम करते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपकी भी जो दूसरी कमज़ोरी है वो मैं समझ गया। पहली वाली मुझे याद नहीं है। कौन-सी? ये वो भी याद नहीं है। मैं यही देख रहा था कि भूले कि नहीं भूले। अच्छा तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने बताया किताब भी आपकी 7 किताबें आ चुकी है, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में। और 7 किताबें कि मैं जानना चाहूँगा किन विषयों पे आप लिखी? हाँ, और मतलब एक किताब लिखने के लिए क्योंकि मैं राइटर हूँ खुद, मैं पोएट हूँ। एक किताब लिखने के लिए ना मतलब अगर आप देखिए कुछ भी लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन एक किताब लिखने के लिए मुझे लगता है कि व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 महीने पूरे एकांतवास में जाना पड़ता है। तो आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से आपने कैसे अपना 7 किताबों के लिए समय निकाला?
और कौन-सी किताबें, वो सब्जेक्ट कैसे चुने, ज़रा मुझे बताइए इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये ऐसे फ्रेम करके किसी ने सवाल मुझसे नहीं, हुँ, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, हुँ, तो आप इस बात को समझते हैं, हुँ। इसलिए आपने गहराई से इस प्रश्न को रखा है। नहीं तो जनरली लोग कहते हैं, "अरे! आपने किताबें लिखी हाँ। लेकिन आपने कहा विषय, हुँ, तो जैसे मेरा करियर है, इसी तरह मेरी किताबें हैं। अच्छा। वो भी एक बुके है, हुँ, रंग-बिरंगा वो है और लोग पूछते क्यों है? क्योंकि उतना करियर है, उन अलग-अलग फ़ील्ड्स का एक्सपोज़र है। पहली पुस्तक है सत्य की खोज, प्रभात प्रकाशन ने निकाली, आध्यात्मिक चिंतन हुँ, था, क्योंकि अध्यात्म मेरे जीवन की प्राथमिकता है, हुँ, मूल है। हुँ। अब वो ख़ैर उस पे किसी दिन हम एक अच्छा पॉडकास्ट पूरा इसी विषय पे कर लेंगे, जी। आध्यात्मिक चिंतन पे, कि वो उसके मायने क्या हैं, ख़ैर वो लंबा हो जाएगा इसमें मामला। उसके बाद में फिर 24 दिन 24 बातें, क्योंकि ज्ञान देने का शौक भारतवर्ष में सभी को होता है। हाँ। हमें और थोड़ा छोटी उम्र से था, थोड़ा सरस्वती की कृपा से ये हुआ कि बोलना भी आता था, शब्दों को वैसे रख भी देते थे। और सरस्वती की कृपा ये थी कि स्वामी विवेकानंद को बहुत छोटी उम्र से पढ़ने का अवसर मिला। जी। पिताजी जो हैं हमारे प्रकांड विद्वान हैं, तो उनके ज़रिए शायद फिर मुझे जे कृष्णमूर्ति ने बहुत प्रभावित किया। स्वामी शरणानंद जी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओशो ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं इनको खूब पढ़ता रहा, खूब पढ़ा मैंने इनको। और पढ़ने से फिर ये हुआ कि आपके अंदर एक ये विचार आया, भाव आया कि आप दुनिया को ऐसे भी समझा सकते हो इन चीज़ों को। कई चीज़ें आप देखते हो ना, तो बिन माँगे भी ये बोलने का मौका था, गड़बड़ कर रहे हो यार, रुक जाओ थोड़ा-सा, हाँ। है ना? ऐसा मत करो। ये एक सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, पर सलाह हम देते हैं, सामने वाले को चाहिए, नहीं चाहिए, वो तुम्हें इस लायक मानता है, नहीं मानता है, वो बयान है। तो सबसे सेफ तरीका होता है किताब, हाँ। कि भाई तुम लिख दो, अगर उसे पढ़नी होगी तो पढ़ेगा, नहीं पढ़नी होगी तो नहीं नहीं पड़ेगा। पढ़ेगा। और इसीलिए किताब को थोड़ी तवज्जो दे दी जाती है। अब मैं यही ज्ञान अगर आप जैसे सम्मानित पॉडकास्टर के साथ बैठूँ या इंटरव्यूअर के साथ बैठूँ, तो लोग सुन भी लेंगे। अपना ज्ञान बघाड़ते रहो तो बघाड़ते रहो। इसलिए तो आना पड़ता है ना कि भैया ज़रा नीर भाई से बात कर ली जाए। वो कहते भी हैं ना, हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए तो 2 चीज़ें आपको मुफ़्त में मिल ही जाती हैं, एक चाय और एक राय। तो किताब का सिलसिला ऐसे हो, फिर 24 दिन 24 बातें हैं, महावीर पब्लिकेशन, हाँ, महावीर पब्लिकेशन ने वो निकाली। फिर एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक रही न्यूज़ एंकरिंग पे, वो बहुत शानदार प्रोजेक्ट रहा और सफल रहा। सफल इसलिए रहा क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सफल था। कई कॉलेजेस में वो कोर्स की तरह ली गई। उसमें देश के लगभग सभी तत्कालीन जो आज भी बड़े चेहरे हैं, उन सब ने कंट्रीब्यूट किया। वो किताब काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल किताब रही। और श्रीवर्धन त्रिवेदी जो सनसनी के एंकर हैं, हुँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने उसको पब्लिश किया था। कि तो वो पब्लिशर थे, मैं और अर्चना यानी मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ही पत्रकार थे। न्यूज़ एंकरिंग क्योंकि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो हमने न्यूज़ एंकरिंग पे वो किताब लिखी थी। जी। इसके बाद बड़ा मौका आया कि यहाँ तक लिखते-लिखते आप जब भी शुरुआत करते हैं, फर्स्ट टाइम राइटर को कोई नहीं पूछता है। हुँ। फर्स्ट टाइम राइटर इज़ ऑलवेज़ अ प्रैक्टिस, कि आप रियाज़ कर रहे हो, तो छाप लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन मुझे आर्टिकल्स लगातार लिखने का बहुत छोटी उम्र से शौक रहा और उसको पब्लिकेशन भी मिल जाता था। ये लिखना तो एक कला होती है, लिखना आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, कि किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, कोई निखारता है, कोई नहीं निखारता है, किसी को एनकरेजमेंट मिलता है तो और उत्साहित होके और लिखता है। तो हमने एक दौर चला जब सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स भगवा आतंक के ऊपर लिखा। हुँ। अच्छा। भगवा आतंक का झूठ हमको बड़ा कचोटता था मन में। तो वो किताब जो है, फिर वो उन आर्टिकल्स को पढ़ के ब्लूम्सबरी बड़े पब्लिशर हैं, हैरी पॉटर के जो पब्लिशर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा, "क्या आप इस पर किताब लिखेंगे?" तो मैंने कहा, "नेकी और पूछ-पूछ।" उस समय आईबीएन 7 में मैं था। तो मैंने कहा, "ये तो बहुत उत्साह का विषय है।" फिर वो जर्नी जो आपने कहा ना 3 महीने, 4 महीने, वो मेरे लिए करीब साल, डेढ़ साल की जर्नी रही। जब मैं शोध में इतना गोता लगाकर घुस गया कि उस विषय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं छूटा, पुरानी खोई हुई चार्जशीट नहीं, पुराने खोए हुए चेहरे और किरदार, वो चाहे मध्य प्रदेश में कहीं मिल रहे हों, किसी जगह कहीं मिल रहे हों, मैंने हर जगह ढूँढ-ढूँढ के वो एक अच्छी किताब निकल कर आई। अच्छी बात ये रही कि उसको व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आई और पब्लिशर का मुझ पर विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने मेरी आगामी किताब जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स पर थी, उसको निका अब यहाँ तक की किताबें देखते-देखते आप देख रहे होंगे कि एक जो है वो आध्यात्मिक चिंतन हो गया, एक मोटिवेशन हो गया, फिर यहाँ आके एकदम नॉन फ़िक्शन, एक पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर किताब, एक जर्नलिस्टिक किताब आ गई और फिर एकदम से इनोवेशन और स्टार्टअप्स को लेकर मैं काफ़ी काम कर रहा था।
मैंने करीब 300 साढ़े 300 स्टार्टअप्स के साथ काम किया। इनोवेट इंडिया मेरा एक कार्यक्रम था, डीडी नेशनल के लिए भी, ज़ी बिज़नेस के लिए भी। कार्यक्रम को काफ़ी पसंद किया गया। उस दौरान बहुत सारे स्टार्टअप्स मेरे संपर्क में आए, उनको समझने का मौका मिला। फिर कई अनुभवी विशेषज्ञ आए, उनसे समझने का मौका मिला। फिर इस प्रक्रिया को मैंने थोड़ा और गहराई से शोध करते हुए समझा। तो ये जैसे आप कह रहे थे ना 3-4 महीने का समय लगता है, इसमें भी बहुत लंबा समय है। साल डेढ़ साल तक जब तक ये चला होगा प्रोजेक्ट, तब तक मैं इसी में खपा रहा। बिल्कुल। तो वो यात्रा अपने आप चल रही थी। फिर मैंने कुछ कॉलम लिखने शुरू किए और मतलब इस पे बाकायदा आर्टिकल वीकली लिखने शुरू किए और वो पब्लिश होते चले गए, उनका संकलन होता चला गया। बाद में ये पता लगा कि इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं। फिर उसमें कुछ इंटरव्यूज़ ऐड ऑन हुए। वो तो बहुत अच्छी किताब इनोवेट इंडिया, सेम ब्लूम्सबरी ने उसको पब्लिश किया। तो ऐसे करके ये किताबें होती चली गईं। फिर कुछ और किताबें हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशन की तरफ। भारत का असली इतिहास भी एक किताब है, क्योंकि आपका विषय मैं देख रहा था आपके चैनल को, आप उस तरह के विषय को रखते हैं कि भारत का असली इतिहास है क्या? हमारे एक इतिहास को अंग्रेज़ों ने लिखा, एक इतिहास को मुगलों ने लिखा, लेकिन एक इतिहास वो है जो इन दोनों को ही नहीं पता था। इन्हें तो अपना लिखना था, तो जो लिख के चले गए वो लिख के चले गए। कांग्रेस तो ने वो कहाँ है, जो है असली? नहीं, ये औ कांग्रेस ने भी लिखा है। नहीं ठीक है, वो तो मैं पॉलिटिकल व्यूज़ पे जाता नहीं हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल उसमें आइडियोलॉजी में फँसता भी नहीं हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का असली इतिहास का मतलब है हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी गरिमा, हमारी समृद्धि, क्योंकि आपकी असली पहचान ही आपकी समृद्धि की जड़ है। हुँ। तो ये जो गोदान फ़िल्म है, धीरे-धीरे बात वहाँ पे आ ही गई कि वहाँ पर वो जो भारत का इतिहास हमने लिखा था, उसमें चाहे जैसे लोग पढ़ते हैं ना आर्यभट्ट के बारे में, या बोधायन की प्रमेय है जो पाइथागोरस प्रमेय के तौर पर 300 ईसा पूर्व उनसे पहले चली गई, हमारे यहाँ आ चुकी है। संदर्भ है, आज भी है कि बोधायन ने ये प्रमेय पाइथागोरस से 300 ईसा पूर्व लिख दी। ये एक फैक्ट है, मतलब इसको कोई भी कहीं भी जाकर चेक कर सकता है। लेकिन आज भी उस चीज़ को लेकर कोई विदेशी तो बोलेगा नहीं कि हमने यहाँ से लिया था। और ठीक है, उस समय पे प्रचारित होती होंगी, मुझे लगता है इट्स अ प्रोसेस। बाद में क्यों नहीं कर पाए? आज क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुमने सब कुछ पहले ही कर लिया था, आज क्यों नहीं कर पाते हो? भैया आपने क्या झेला है? अभी तो आप युवा हो, 75 साल के हो, लेकिन आपने क्या झेला है? जैसे मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि चोरी किसके घर में होती है? जिसके ज़्यादा सामान होता है। सामान जिसका दिख रहा हो, वैभव दिख रहा हो, दूर से चमक दिखाई दे रही हो कि अरे यार ये है। ठीक बात। और चोरी कौन करता है? जिसके जो भूखमरा होता है, या बिल्कुल चोरी के अलावा कोई दिमाग काम नहीं करता है उसका। उसे समझ में, उसके पास स्किल नहीं है। हुँ। मेहनत तो बहुत करेगा, चोरी करना आसान थोड़ी होता है। तो चोरी डकैती करने वालों को दिखाई दी भारत भूमि, उन्होंने आके किया। उसको झेलने के लिए हम कितने तैयार थे नहीं थे, ये तो एक विमर्श का अलग केंद्र हो जाएगा, उस पे कभी हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न, और मैंने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर बहुत जगह पढ़ दिए हैं। लेकिन कुल मिला के भारत का असली इतिहास में यही प्रयास रहा, वो किताब बहुत पसंद की गई। मैं उस प्रोजेक्ट पर थोड़ा और विस्तार से काम करना चाहता हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा ना उसमें डूबना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो साल 6 महीने डूबने से काम चलेगा। और उतना लंबा डूब जाऊँगा तो बहुत सारे एंगेजमेंट रुक जाएँगे, इसलिए डूबने कि पे। आपने विषय कौन-सा लिया है। यस। तो वो साल, डेढ़ साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है। अरे जितना लगे, इसमें तो हाँ। जीवन खपा दे वही, तो। वही, वो तो उसमें लगता है। अच्छा सर, हम अगली तरफ बढ़ते हैं कि जो अभी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मूवी जो मैं देख रहा हूँ गोदान। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने एक ऐसा तबका चुना है, जो तबका एक तरफ तो आपके साथ रहेगा, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट चुनने से पहले जो इसको वो होता है, स्पॉन्सर होता है या इन्वेस्टर होता है, वो ये प्लान करता है कि यार इनकमिंग क्या आएगी? आउटकम इनकम क्या रहेगा इसका? आपने एक विषय चुना है गौदान यानी गौ माता के ऊपर। तो आपके माइंड में ये तो सोच के लग सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका जो आज भी क्या कहते हैं गौ को ये जानवर ही मानता है, पशु ही मानता है। वो उन लोगों को मूर्ख बोलता है जो गौमूत्र या गोबर के ये जो लाभ है उनके बारे में बात करते हैं। वो तबका तो आपने हटा दिया। तो ये माइंड में आया कैसे? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप कहीं और मूवी में कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई या आप जैसे इस फ़िल्म से जुड़े हैं, आज में आप इसमें एक्टर भी हैं, आपके ऊपर एक पूरा गाना फ़रमाया गया है, जो गाने का फ़िल्म की जो मेन थीम सॉन्ग है। तो ये पूरा कैसे माइंड में आया? आप इसके साथ जुड़े कैसे? ये कॉन्सेप्ट कैसे बना? इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली चीज़, ये ना तो मेरी फ़िल्म है, ना मैं इसका इन्वेस्टर हूँ, ना इसकी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हूँ। ये फ़िल्म विनोद चौधरी जी ने बनाई है, हुँ। वो ऑलरेडी गौ सेवक हैं। जी।
गाय के लिए बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, कई गौशालाओं के साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत ही गाय को लेकर बड़े सेंसिटिव व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से गौ सेवा पर समर्पित कर रखा है, तो ये उनका प्रोजेक्ट ठीक है। है। अमित प्रजापति इसके डायरेक्टर हैं। पवन कुमार जी एक और अन्य डायरेक्टर हैं, अच्छी फ़िल्में बनाते हैं, वो मेरे मित्र हैं। एक किरदार की इनको ज़रूरत थी डॉक्टर रुद्रा के, तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया और एक तरीके से मुझसे पहले बातचीत में आकलन किया गया कि हाँ, ये व्यक्ति काम कर सकता है। फिर उन्होंने कुछ शॉर्ट्स फ़िल्माए, फिर उन्हें लगा कि नहीं ये एक्टिंग भी कर सकता है क्योंकि पत्रकार एक्टिंग करेगा, इसको लेकर उनके मन में संदेह होना बहुत लाज़मी-सी बात थी। लेकिन उनके जब संदेह दूर होते चले गए तो किरदार बढ़ता चला गया। अंततः जो है फ़िल्म में हमारा रोल इतना डोमिनेंट हो गया या इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है उस विलेन का, डॉक्टर रुद्रा एक विलेन का किरदार है, मेरा जो किरदार है, मूल किरदार, उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो रहा है जो गौ सेवक बन जाता है। इसीलिए अंत में कैलाश खेर जी द्वारा गाया हुआ गाना देशवासियों, जो लोगों ने खूब पसंद भी किया है, वो गाना फ़िल्माया गया और उस गाने में हम दिखाई दिए। लेकिन इससे इतर भी चीज़ें, एक तो देखिए ये प्रयास से होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नियति में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। तैरो मत बहो मेरी लाइफ़ का मोटो है। मैं ज़्यादा हाथ-पैर मारने में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं बहने में बिलीव करता हूँ और आज तक आपसे ज़्यादा उम्र हो गई और करियर भी ठीक-ठाक हो गया। कई लोगों की जितनी उम्र है उतना करियर हो गया। कुल मिलाकर ये बात तो मुझे समझ में आ गई है कि मेरे हाथ-पैर मारने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। निश्चित ही मेरे पास ऐसे कई अवसर हैं, जो अवसर मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, आज भी दिखाई नहीं दे रहे और मैं तो लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप जीवन को जैसे देख रहे हो ना, आपको लग रहा है आप बहुत बड़े प्लानर हो। आपका ना कुछ अनुभव है, ना कुछ आप जानते हो, ना कुछ आपने सीखा, ना जीवन के अभी रंगों को देखा है और आपको फिर भी ल एक छोटे से 20 आप आपकी जो भी उम्र हो गई, आप अगर एक 20 साल के लड़के से बात कर रहे होंगे ना, तो वो आपसे ऐसे बात करेगा। अरे! तुम्हें क्या पता क्या है? अच्छा चलो बोलो, 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 दे दो ज्ञान। उसे पता है कि वो अपनी लाइफ़ की कमान सँभालने के योग्य है और उसे हमेशा से पता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस गलतफ़हमी में हम जीवन का जितना लंबा हिस्सा गुज़ारते हैं, वो हमारी लर्निंग की एक प्रोसेस है। हम छड़े ही हैं, हम वो अबोध बालक ही हैं। चाहे जितनी उम्र हो जाए, चाहे हमारी जैसी हो जाए, हमसे और 20 साल ज़्यादा हो जाए। आप अबोध बालक ही हैं, अगर आप इस गलतफ़हमी में जी रहे हैं कि आपको फुल पता है, आपको सारी कमांड पता है। तो एक गलतफ़हमी आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के अनुभव से दूर हुई कि एक तो हम कुछ हैं नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह से ये जो फ़िल्म है, ये कोई हमारे वश की बूते की बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगा है, इसमें बहुत बड़ी टीम लगी, फुल्ली कमर्शियल मूवी है। जिन्होंने इसको बनाया, जो आपका एक मूल प्रश्न था कि कौन इन्वेस्ट करता है और ये ऐसा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही कमर्शियल प्रोजेक्ट है और मैं मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ये चलेगा, कमर्शियली भी चलेगा। इसका रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त है और इसको ऐसे समझिए कि आपने कहा एक तबका ऐसा है, मुझे मुझे ये चिंता नहीं है। मेरा फ़ोकस उस तबके पर है, उसी को तो बदलना है, उसी को तो बताना है सेंटिमेंट्स और ये फ़िल्म खूबसूरती से बता रही है कि गाय परिवार का एक सदस्य है। गाय की किडनैपिंग हो रही है, उससे सेंटिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं, विलेन गाय से माफ़ी माँग रहा है, गाय में कृष्ण अवतार के दर्शन कर रहा है। ये फ़िल्म फुल्ली कमर्शियल जैसे एक मसाला मूवी होती है, इसमें सब कुछ है, एक्शन है ये, लेकिन गाय सेंट्रिक रखते हुए। इससे गाय पर एक तो विमर्श और ऐसा एक मंच पर नहीं हो रहा है, ऐसा कई मंचों पर, विभिन्न मंचों पर टीम के अलग-अलग लोग कर रहे हैं, कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, अलग-अलग प्रकोष्ठ देश के कई बड़े और प्रसिद्ध संगठन जो हैं इस पर कार्य कर रहे हैं लगातार। उसने विमर्श का एक चिंतन का की एक धारा को छेड़ दिया, इस फ़िल्म ने, पहला कार्य, जो हो गया रिलीज़ के पहले। दूसरा इसे देखने के बाद में डेफ़िनेटली जैसे एक फ़िल्म का इमोशन हमारे मन में रह जाता है ना, कभी-कभी याद रो देते हैं हम, हँस देते हैं हम। कभी अपने आप को सचमुच सुपर हीरो समझने लगते हैं थोड़ी देर सुपर हीरो या हम कभी ब्रूस ली, जेट ली की फ़िल्में या जैकी चैन की फ़िल्में देखते थे तो कुछ दिन तक तो हमारे हाथ-पैर चलते रहते थे। ये एक छाप जो है वो छोड़ जाती है फ़िल्म। मुझे लगता है ये फ़िल्म पॉज़िटिवली ऐसी छाप छोड़कर जाएगी कि गाय को लेकर हमारे साथ आपको याद होगा कुत्तों को लेकर कई ऐसी फ़िल्में बनी हैं। जैकी श्रॉफ की एक फ़िल्म में नाम भूल गया मैं ऐसी एक फ़िल्म थी। तेरी मेहरबानी। हाँ, अक्षय कुमार ने बनाई थी। हाँ ऐसे ठीक है। जब ये हो सक और सेंटिमेंट होते हैं ना लोगों के, है ना?
और बड़ा लोग, मैं तो चाहे कुत्ता पालन करो, चाहे घोड़ा पालन करो, चाहे जो पालन करो, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, हर मंदिर में जो भी आस्थावान व्यक्ति है वो गाय को मानता ना मानता, उसके गाय में आपको आपको उसके मंदिर में प्रतिमा मिल जाएगी, क्योंकि तो नंदी स्वरूप में मिल जाएगी आपको, या माता रानी जो है वो कई रूपों में, कामधेनु रूप में आपको मिल जाएगी। माता की उपस्थिति हमारे यहाँ पे, वैसे तो हर प्राणी मात्र को, हमारे यहाँ घोड़े का भी वैसा ही आप कई देवी देवताओं के साथ कुत्ते को भी देखेंगे आप भैरव बाबा के साथ में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं देखेंगे। लेकिन गाय अपने आप में देवता है। गाय किसी देवता के साथ देवता नहीं है, गाय हाँ। स्वयं ही देव है। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पे परवीन जी कि जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, उस वक़्त गाय के प्रति आपकी जो निष्ठा रही होगी और इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद आपने ज़रूर कुछ तो रिसर्च करी होगी, गाय के बारे में पढ़ा भी होगा। क्योंकि कहते हैं कि अच्छा एक्टर जब कोई रोल करता है, तो उससे संबंधित पहले उसकी पूरी रिसर्च करता है, पढ़ता है, अपने आप को ढालने की कोशिश करता होगा। तो आपने भी कोशिश करी होगी। क्या फ़र्क देखते हैं प्रवीण तिवारी पहले प्रोजेक्ट से पहले गाय की निष्ठा में और वो प्रवीण तिवारी जो प्रोजेक्ट करने के बाद गाय की निष्ठा में क्या फ़र्क आया है? ये सवाल भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा था और ये अच्छा सवाल है। हुँ, ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मुझे आत्म आकलन का एक समय देता है। हुँ, ये मुझे विमर्श का एक केंद्र देता है कि मैं इसको देखूँ, और ये बात सच है कि गाय के प्रति मेरी आस्था में कभी भी कमी नहीं रही, हुँ। क्योंकि आप एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में जब जन्म लेते हैं तो गाय के प्रति, गाय को भोजन कराना, और मैं कृषक परिवार से भी हूँ, मेरे दादा किसान रहे, बेशक मेरे पिताजी यहाँ इंदौर शहर आ गए थे, लेकिन मैंने वो परिवेश देखा है, गाय के प्रति वो समर्पण देखा है। हर पूजा पाठ के दौरान गाय को खिलाना या गोवर्धन के समय सजाना, ये बहुत 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 आम तौर पर मैंने देखा है। तो गऊ माता है, जब भी दिखती है तो हाँ। स्कूल जाते वक़्त गऊ माता को ये मेरे संस्कार में वैसे भी रहा है। तो गौ, और ये ज़्यादातर सनातनी परिवारों में बच्चों में ये संस्कार डल जाता है। हुँ। आजकल डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए, नहीं डाल रहे हैं तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आजकल तो रील ही डाल रहे हैं बस। नहीं तो यही तो समस्या है फिर। आप अगर डिजिटल हो जाएँगे और प्राणी मात्र से वो शक्ति का पुंज है, जितने तुम समस्याओं के समाधान ढूँढ रहे हो सब एक जगह पे है तुम्हारे पास। सर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था कहीं पर, फिर उसी से जवाब आ जाइएगा। मैं एक जब पढ़ रहा था कहीं पर, उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक तक हुआ है, काला जादू जिसको हम कहते हैं, अगर ब्लैक मैजिक तक हुआ है और वो व्यक्ति अगर रोज़ सवेरे जाके या जब भी उसको वक़्त मिले, गाय की गर्दन पे अगर ऐसे फहराता है, तो ब्लैक मैजिक का असर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो एक ऐसे ही मतलब गऊ माता को इस स्तर पर आप भी समझ सकते हैं। जी। आपने जो रिसर्च की बात कही, इससे नहीं, अच्छा संदर्भ है आपका, हाँ। और ये विषय को आगे बढ़ाने वाला संदर्भ है। बहुत अच्छा फैक्ट है, और ऐसे ही कई फैक्ट, तो जो आप रिसर्च की बात कर रहे थे ना, ये एक तो होता है पढ़कर। हाँ। अब तो गाय पे जितना भी साहित्य लिखा गया वो तो लिखा ही गया, वो कहाँ आज के साहित्यकार कौन गाय पर रचना हाँ। कर रहा है, आज के फिल्मकार कहाँ फिल्में बना रहे हैं गाय पर। मैं तो बहुत धन्यवाद विनोद चौधरी जी का करता हूँ कि उन्होंने ऐसा साहस किया कि ऐसी फिल्म है, ये कि इतनी दी जा रही है उनको, उनको पूरा देश उनको दाद दे रहा है, और इसको प्रतिसाद भी मिलेगा कि उन्होंने ये कार्य किया है। अब जब आप रिसर्च करते हो ना, तो सबसे बड़ी रिसर्च गाय की एक जगह पर होती है, होती गाय के पास, हाँ, और अनुभूत सत्य से। उसके अलावा कहीं रिसर्च ही राइट, नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे गौशाला में जाकर, और विनोद जी ने कहा मुझसे, चौधरी साहब ने कहा कि आप तो कुछ मत करो, आप तो गौशाला जाओ, गाय का प्रेम देखो। ऐसे ही बोले मुझसे वो, क्योंकि वो तो रहते हैं गायों के बीच में। तो मैं भी रहा, पर ऐसे नहीं रहा कि मैं रहा हूँ छोटी बछिया का लड़पन देख रहा हूँ, उसकी शक्ति देख रहा हूँ कि खींच के ले जा रही है किसी को भी। हुँ, मतलब बछिया जब थोड़ी बड़ी हो गई, कुछ महीने की हो गई है तो, और वहीं पर एक बुजुर्ग गाय का ममत्व देख रहा हूँ। हुँ, वहीं एक मिडिल एज गाय का मैं एक अलग, मतलब वो एक पूरा जो परिवार वो परिवार। था, उसके बीच में जाना। और दूसरा, हुँ, मैं आपसे ब्रजेश भाई बहुत दिल से इसको स्वीकारोक्ति देते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। आप कवि हो, आप भावनाओं को कई बार शब्दों में उकेरने का सामर्थ्य रखते हो। सामान्य तौर पर अकवि व्यक्ति जो है वो ये सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाता, और मुझे लगता है कई बार कविता भी सत्य भावना को शायद रखने में जस्टिस न्याय ना कर पाए, बिल्कुल। ऐसा होता है। मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन आपने ब्लैक मैजिक की बात कही, जाने घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत है। हनुमान बाहुक में हम इसको खूब गाते हैं, हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट देव हैं। और मुझे गाय माता के पास ऐसा लगा है कि मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज ने ही वो अवसर दिया कि जा बेटा,
जा हुआ। समाधान चाहिए, भौतिक समाधान चाहिए तो जा भौतिक स्वरूप में चला जा। और जब मैं गया तो फ़िल्म-विल्म तो ठीक है, हो गया जो मिल गया फ़िल्म में, ना तो मेरा कुछ कोई ऐसा विशेष मेहनत रही, ना उसको हासिल करने की कोई ऐसी चाहत थी। तो आ गई तो ईश्वरीय कृपा थी। वो आ गई, उसमें महत्वपूर्ण कार्य मिल गया, ये गाना-वाना मिल गया जिसकी वज़ह से आप चर्चा कर रहे हो, अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो एक और बात बन गई। लेकिन असली बात थी वो अनुभव, जिसको मैं कभी जीवन में नहीं भूलूँगा। ये बात एक फ़िल्म की है ही नहीं। मैं सारे दर्शकों को आपके कहना चाहूँगा कि एक बार गौशाला में जाकर गाय के साथ कितने ही तनाव में, और अगर तुम परेशानी में हो तो ज़रूर जाओ। तुम कभी टाइम निकालने का सोच रहे हो ना, तो किसी चीज़ में व्यस्त हो गए, फँसे होगे। अगर तुम फँसे हो तो तुम गाय की शरण में सबसे पहले जाकर देखो। मेरी बात मानकर जा, तुमने जीवन का इतना समय व्यर्थ किया है। तुम मूवी देखने चले जाते हो, मॉल चले जाते हो, तुम रील्स में पूरा-पूरा दिन गुज़ार देते हो। एक बार मेरे कहने में गुज़ारिश कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई भला नहीं है और मैं गाय माता का एजेंट भी नहीं हूँ और गाय माता को मेरी आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बार अवश्य गौशाला में चले जाओ और उस दिन इस मनोभाव से जाओ कि मैं अपने कष्टों को लेकर आ रहा हूँ, जैसे किसी मंदिर में जाते हो। और उसके बाद जब तुम बाहर निकलो, अगले दिन से अपने जीवन की शुरुआत और अपने जीवन का परिवर्तन अनुभव करो, और यहाँ पर कमेंट कर देना या जहाँ भी अन्य लोगों 2 लोगों को और भेज सको, और 10-10 बार जाओ जब-जब भी ऐसा लग रहा है, तो आपका अनुभूत सत्य होगा, ये मेरा वचन है आपको, आपका ये अनुभूत सत्य होगा कि आप एक परिवर्तित इंसान होंगे। गाय में आपने ये जंत्र-मंत्र, कूट-कपट, कुरोग जोग ये तो सब ठीक ही है। ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, गौमूत्र से ये हो जाता है, ये तो है ही, ये तो वैज्ञानिक है। इस पे वैज्ञानिक तुलना, आप सूक्ष्म जगत नहीं समझ रहे हो ना, विचार तत्व नहीं समझ रहे हो, आपका विचार तत्व है। समस्या का विषय आपका भौतिक शरीर नहीं तो कभी किसी दवाई से ठीक होगा, कभी किसी आयुर्वेदिक इलाज से होगा, कभी एक्सरसाइज, कभी अपने परहेज से हो जाएगा, कभी आत्म संतुलन से हो जाएगा। लेकिन आपके विचारों में जो गड़बड़ी पैदा हो गई है ना, मोटी चादर जो चल रही है कचरे की, कूड़े की, मनोरोग, आप एक से एक सफल लोगों को मनोरोग से पीड़ित पाता हूँ मैं कई बार, और वो स्वीकार भी करते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ये भी एक मैं परिचय भूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई-लिखाई से साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को मैंने पकड़ा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पकड़ने का मकसद ही ये था कि मैंने देखा था कि ज़्यादातर लोग करियर की वजह से ही सब कुछ, पूरी ज़िंदगी करियर में ही घुसेड़ दिए। हाँ। एक तो निजी संबंध होते हैं, उनका गड़बड़ाना होता है, एक बच्चों की अलग-अलग उम्र पर उनको अलग-अलग किस्म की सलाह चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा है एक उम्र के बाद में करियर ही सारा जीवन का हिस्सा हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या ही उनके जीवन का सबसे बड़ा झंझट हो जाती है। इस दृष्टिकोण से मैंने ये पाया है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम विचारों की उस अंधी दौड़ में, उस गहरी खाई में कूद गए हैं, जहाँ से हमें कोई कितना ही निकालने का प्रयास कर ले, अपने प्रवचनों से निकाल ले, अपनी पुस्तकों से निकाल ले, अपनी बातों से निकाल ले, हम नहीं निकल पाएँगे। तब तक नहीं निकल पाएँगे जब तक खुद हम अपना जोर नहीं ले, जितनी शिद्दत से, जितना समय आपने अभ्यास कहा था पुस्तक लिखने के लिए, हम गिरने का भी अभ्यास करते हैं। हम गिरते-गिरते इतने गिर गए कि हम अभ्यस्त हो गए गिरने के, तो और गिरते चले जा रहे हैं। तो रिवर्स आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चढ़ने का भी अभ्यास करना पड़ेगा, निकलने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इस अभ्यास में अभी किसी के मन में प्रश्न आए, अरे करें कैसे? करें कैसे? भैया समस्या है, करें कैसे? कुछ मत करो, कितना सिंपल बता रहा हूँ, गौशाला चले जाओ। बिल्कुल ठीक बात। ये इतना सा करना है, और विश्वास करिए, आप इसको चमत्कार बोलो, कोई इसको ये बोल, इसको अंधविश्वास मत बोलो, इसको मेरा विश्वास बोलो, और इसको अपना विश्वास बनाना है तो करके देखो। और ये आदमी अगर बोल रहा, मेरी कोई गरज तो है नहीं, मैं आपको फ़िल्म देखने जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गौ सेवा में कहीं जाकर कुछ दान कर दो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी शरण में आ जाओ आप। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, ये मेरा काम भी नहीं। मैं आपसे गौशाला जाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें मेरा क्या हित हो सकता है? मैं सिर्फ़ चिल्ला-चिल्ला के, आप देख भी रहे होगे, मैं उत्साहित होके ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर क्या है, तुमको तभी पता लगेगा जब तुम चले जाओगे वहाँ पर एक बार। अदरवाइज़ तुम मिस आउट कर जाओगे। तुम रिसर्च करते रहो, तुम किसी से टोने-टोटके लेते रहो, कोई ज्योतिषी बोलेगा, कोई तुमको टोने-टोटके का जानकार बोलेगा, तब तुम जाओगे, मूर्खता करोगे, तुम वैसे ही चले जाओ। अच्छा परवीन जी, एक चीज़ मेरे मन में भी सवाल यहाँ पर अभी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि चलिए एक अलग तबका जो गौ माता का विरोधी है, वो समझ में आता है कि चलो वो कर रहे हैं विरोध, मतलब एक वो अलग फाइट है हमारी।
उन सनातनियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो सनातनी होके भी हिंदू धर्म में एक अलग मान्यता है गौ माता की, उसके बाद वो विरोध कर रहे हैं गौमूत्र का, गोबर का, गौ माता का, दूध का, उनसे आप क्या कहना मैं चाहेंगे? एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आपको। हुँ, आप मास कम्युनिकेशन के हैं और इस विषय पर हुँ, मैं थोड़ा अथॉरिटी के साथ बोलता हूँ। हुँ, आपको भी सुनना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए क्योंकि मैं इस विषय का प्रोफ़ेसर भी हूँ, मैंने इस पे खूब पढ़ाई भी करी, खूब काम भी किया। तो मेरे अनुभव का सम्मान होना चाहिए, ऐसा ये मैं सवाल किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। इसको मैं जोड़ रहा हूँ आपके से। मैं गौ संरक्षण का तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं मीडिया का विशेषज्ञ हूँ। इससे एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये सत्य घटना पर आधारित है और सब जानने वाले हैं। जितने लोग चाहे वो यूट्यूब चला रहे हों, चाहे अच्छे पॉडकास्टर हों, छोटे पॉडकास्टर हों, ऐसा कोई नहीं मिलता मुझे जो मेरा परिचित ना हो हुँ, या जीवन में हमने काम ना किया। 26 साल के सफ़र में कई तो बच्चे बहुत न्यू बडिंग बच्चे हैं, तो वो तो बहुत बाद की जनरेशन है। हुँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ मैंने एक चीज़ देखी। एक तो 2 धड़े जो आप देखते हो ना मीडिया के, हाँ, आपने पॉलिटिक्स पर कई बार बात करी है। हाँ, मैंने रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति है, उसकी विचारधारा कुछ है। 1 वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, नहीं चला। उसने एक दूसरी विचारधारा का वीडियो एक बार डाला, चल गया। फिर वो अपनी जो पुरानी विचारधारा चल रही थी, फिर उस पर गया, नहीं चला, नहीं चला। फिर उसने वो जो बीच में एक प्रयोग किया था कि दूसरी विचारधारा वाला, वो डाला, वो चल गया। फिर उसने कहा यार ये चलता है, तो उसने और डालना शुरू किया। फिर उसने और डालना शुरू किया। फिर उसने रोज़ किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड में, तो और ज़्यादा चलने लगा। धीरे-धीरे वो भूल गया, ज़्यादा नहीं 1 महीने 2 महीने में भूल गया कि उसकी विचारधारा क्या थी। कर गया। उसका फॉलोवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हाँ, उसके लिए। ये जो आप कह रहे हो ना, जो सनातन में रहकर इसके खिलाफ बात करते हैं, वो कौन है? उनको एक छोटा-सा एक कचरा ग्रुप मिल गया। हर जगह एक ग्रुप होता हाँ, है, हाँ, उससे हमारा क्या प्रयोजन? ये सिर्फ़ वो लो आप किसी के सरनेम से उसको सनातनी मत बनाइए, पहली बात तो। हाँ, किसी भी सरनेम से कोई सनातनी नहीं होता। विचार से बनाए। सनातन पालन का विषय है। हाँ, आप पालन करते हो कि नहीं? आप उस परंपरा का पालन करते हो कि नहीं? आप उस जीवनचर्या का, उस संस्कार का पालन करते हो कि नहीं करते हो, उससे आप सनातनी हो। कुछ भी नाम लिखते हो आप। आपकी कोई पद्धति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप उसके संस्कारों, उसके मर्म, उसकी जड़ के साथ में जुड़े हुए हो? उस परंपरा के निर्वाहक हो? उसमें जो अभी तक का तो ख़ैर ये वि इसको कभी हम डिस्कस करेंगे, विषय बड़ा गंभीर है। जहाँ तक ऐसे लोग जो सनातनी होकर गौ का जो आपका मूल प्रश्न है, वो मैं समझ गया आपकी बात को। आप ये जो उदाहरण मैंने मीडिया वाला रखा, इससे इसको समझिए। ये एक सनातनी है, उनको गौ सेवा करके तो कोई बहुत इमीडिएट फ़ायदा नहीं मिल रहा है या फॉलोवर नहीं मिल रहा है। आप आज गौ सेवा पर एक चैनल बनाइए। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बच्चा है, उत्तराखंड का है, बिष्ट है वो, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। वो गौ सेवा पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा प्रतिसाद मिला, हुँ, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। अब लेकिन आप जो एक काम कर रहे हैं, आपका एक ट्रेंड है, हुँ, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल तड़का भी होता है, इसलिए आपको बीच-बीच में लाना पड़ता है क्योंकि आपका दर्शक सुनता है। आपकी मजबूरी नहीं है। आप विशुद्ध रूप से मौज के कवि हो, हास्य व्यंग में आपको आनंद आता है, आप तो चाहोगे कि झंझट से ही मुक्त रहो। लेकिन कहीं व्यंग निकल आता है और पॉलिटिकल व्यंग निकल आता है तो आप निकालने का प्रयास करते हो। मजबूरी बन जाती है काम कई बार। ये इन लोगों की भी जो विरोध करने वाले हैं ना मजबूरी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनका बस एक छोटा-सा समूह बन गया है। हुँ, जब तक विरोध करने वाला या प्रतिपक्ष नहीं होगा, तब तक कोई पक्ष खड़ा ही नहीं हो पाएगा। हुँ। और अगर प्रतिपक्ष कमज़ोर है, तो पक्ष और मजबूत रहेगा। तो एक एक प्रतिपक्ष को तो पक्ष भी बनाकर रखता है, तो आप भी छोड़ दो ना इन लोगों को, नहीं, काहे तो क क्या मतलब विरोध जो कर रहे हैं, वो फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं? उन्होंने अपना एक सेगमेंट कौन विरोध करेगा? हाँ। विरोध करने का मतलब क्या? किसी को सुना जाएगा तभी तो उसके विरोध का एक आकलन हुआ। हुँ, एक व्यक्ति है, शराब पी के यहाँ पे सड़क पर लोड कर रहा है, किसी को गाली बक रहा है, उसके विरोध का कोई अर्थ है? हुँ, नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसने 100-50 लोगों को इकट्ठा कर लिया है, माइक पर कुछ बोल रहा है, किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, असर बन गया? विरोध का मतलब यही है ना, विरोध तब है जब समाज में असर डाले। तो अब आप जिसको विरोधी कह रहे हो, मैं तो हर उस चलते-फिरते को नहीं बोल रहा हूँ, कि जो सड़क पे बैठे-बैठे किसी को ज्ञान दे रहा है। वैसे तो मूर्खता हम लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जीवन के कई हिस्सों को लेकर करते हैं, हमें कुछ नहीं पता है और कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हम उस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं और उस विषय पर बोले चले बड़े-बड़े लोग ये गलतियाँ कर देते हैं और चूक कर देते हैं। बहुत जो कथित रूप से बड़े समझदार और ज्ञानी लोग हैं, वो ये गलतियाँ कर देते हैं फैक्चुअल मिस्टेक। तो छोड़िए ना एक आध 2 हाँ, आप ये कहें कि किसी सेगमेंट को प्रभावित करने वाला व्यक्ति जिसके फॉलोअर भी हैं। अब आप इसको ऐसे उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति है जो गाय का विरोध करता है और उसको अच्छे लाइक्स भी मिलते हैं। ऐसे समझिए।
तो उसको आप विरोधी मानेंगे? चलो उसकी बात करते हैं। तो उसको लाइक करने वाले लोग कौन हैं? उसका विरोध करना महत्व का नहीं है। उससे कौन लोग उसके सेगमेंट में बन गए, वो जिस दिन बात बोलेगा कि नहीं यार गौ माता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, वो सारे भाग जाएंगे। और वो नए आएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं, आप क्या थूक के चाटोगे तुम? यही होगा, यही होता है। तो जो जिस राह पर चल पड़ा, इसीलिए तो मैंने आपको मीडिया वाला थोड़ा सा बड़ा एग्जाम, ये मेरे अनुभव सद्य, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैंने यही काम किया है। और मैंने ऐसे ही लोगों को बनते, बिगड़ते, विचारधाराओं को बदलते, जबरदस्ती की विचारधाराओं को थोपते हुए देखा है। किसी की कोई विचारधारा नहीं होती। मेरा इतना मजेदार ब्रजेश भाई किस्सा है, नाम नहीं कोट करूंगा, और ये एक नहीं 2-3 बार हुआ है। तो एक सज्जन थे और बहुत सीनियर नेता हैं वो इस देश के, अभी बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो मैं कोट नहीं करूंगा। तो वो एक दिन पहले किसी पार्टी में थे, उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे पैनल पर, और 2 दिन बाद उन्होंने पार्टी बदल ली। फिर नीचे लिखा हुआ था दूसरी पार्टी का नाम। तो मैंने कहा अबे गधो, पार्टी तो बदल लो। अरे बोले ये हमको नहीं बदलना, इन्होंने ही बदल ली है। तो मैंने हँसते से शुरुआत की, मैंने कहा बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है अब आपसे बात करने में। तो वो खुद हँसते रहे, बोले यार मुझे भी थोड़ा-सा समय लगेगा। ऑन एयर बात हुई, मुझे भी थोड़ा-सा अभ्यस्त होने में समय लगेगा। ये तो विचारधाराओं का खेल है। लेकिन सर इसमें देखिए मुद्दा ये है ना कि आप कह रहे हैं कि उनको इग्नोर करो जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर बात यह है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब लोहा और सोना आपस में बात करते हैं तो लोहा कहता है कि सोने से कहता है कि यार तुझे जो मारता है हथौड़ी वो भी लोहे की है, मुझे जो मारती है वो भी हथौड़ी लोहे की है। तू तेरे को पड़ती तो इतनी आवाज़ करता है, मेरे को पड़ती है मैं चुपचाप रहता हूँ, सोना बोलता है। तो ये ड्रामा क्यों करता है? तो हथौड़ी कहती है कि मैं ड्रामा नहीं करता हूँ, तुझे जो मारती है वो लोहे की हथौड़ी है और तू सोने का है, और मुझे जो मारती है वो लोहे की और मैं खुद लोहा हूँ, और जब अपना किसी अपने को चोट पहुँचाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो आवाज़ तो आएगी आएगी। ठीक है? तो जब कोई सनातनी होकर विरोध करता है सर, तो और लोग उसको कैप्चर करते हैं, उसको ढाल बनाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अब आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा डालता हूँ, लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ, वो बन जाता है ऑब्वियसली। आज की तारीख में अगर कोई देश विरोधी बात करता है हिंदुस्तानी, तो वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो इस वजह से ये एक डर है आने वाले वक़्त में हमारे लिए, जो लोग विरोध करते हैं बगैर किसी, अगर आप फॉलोवर के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बुराई कर रहे हैं। तो उनका ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते उनको। वो आने वाले हमारी गले की हड्डी हैं सर। अच्छा प्रश्न है आपका, गंभीर। इसको अगर बहुत सुलझा के समझा जाए, विवाद हमारे यहाँ की, वाद-विवाद हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है। हुँ। अगर लेकिन वाद-विवाद करना क्यों, पहले इसको समझ लीजिए। अगर यही सोचकर शंकराचार्य बैठ जाते, तो मुझे किसी से विवाद नहीं करना है, हाँ। तो इतने जो उन्होंने मंडन मिश्र से लेकर सबके साथ में जाकर जो शास्त्रार्थ उनके हुए, हम उसको शास्त्रार्थ बोलते थे। हुँ। वाद-विवाद तो ये अब शब्द हो गया, क्योंकि विवाद थोड़ी होता है उसमें, होता है। शास्त्रार्थ होता है, संवाद होता है। शास्त्रार्थ होता है 2 ज्ञानियों के बीच में, जो 2 विषय के जानकार हों। बिल्कुल। जो तो आप जिसके खिलाफ खड़ा होना चाहते हो, हुँ। उसको इस योग्य मानते हो कि वो आपके स्तर का है, ठीक है। तो आप लड़ लो उससे। हुँ। और जो तो आप उसको अज्ञानी मानते हो, हुँ। तो उसके अज्ञान के स्तर पर उतर जाओ और फिर लड़ लो उससे। हुँ। कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक जानवर से लड़ने में हुँ। जानवर को ही मज़ा आता है और कपड़े तुम्हारे गंदे होते हैं, ठीक बात है। पता है? पहले तो स्तर का आकलन कर लो। हाँ, जो ये लगता है कि समाज में जैसे हुआ शास्त्रार्थ हमारे यहाँ चलता रहा। विवेकानंद अगर ये सोच के बैठ जाते, हुँ। आपको पता है, मैं एक मेरा परिचय ये भी है कि अवेकनिंग इंडिया शो मेरा काफ़ी लोकप्रिय रहा। एक बार फिर दूरदर्शन आर्काइव से निकल कर आया, अभी फिर चल रहा है डीडी नेशनल हुँ। पर वो। और उसमें मैं बहुत जवान सा दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या रही होगी उस समय पर। लेकिन विवेकानंद को मैंने खूब पढ़ा भी, और क्या बहुत बड़ी-बड़ी दिग्गज हस्तियाँ जो उनके विषय में जानकारियाँ रखती थी, उनसे खूब संवाद करने का अवसर मिला। मुझे बड़े-बड़े लंबे कार्यक्रम करने। उन्हीं विवेकानंद की कई वैयक्तिक बातें, आपको उनका ज्ञान तो पता है, आप हुँ। भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, सारे योग पढ़ लोगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ लोगे, लेकिन उनकी कई निजी बातें हैं, जो बहुत कम लोग जो बहुत डीप रिसर्च करते हैं उनको पता होती है। आपको पता है कितना संकट और कितना संघर्ष से गुजरा हुआ जीवन था उनका। ऐसी कोई थोड़ी 39 साल की उम्र में प्राण त्याग देता, शरीर को भूल चुका होगा ना, तभी तो। खाने-पीने का होश नहीं किसी, और जबकि ऐसा 6 फुट 2 इंच का व्यक्ति, जिसका व्यक्तित्व एकदम निखरा हुआ, शरीर कुदरत ने इतना तगड़ा दे हुँ। रखा है, कैसे खत्म हो गया होगा शरीर? अगर वही विवेकानंद
39 साल में सारा काम कर गए, आज तक आप रेफरेंस रखते हो। हम्म। हर वो सनातनी जो सनातन की रक्षा करने की बात करता है, वो 2 लोगों को पकड़ के रखता है, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद। इसमें किसी का कोई संदेह नहीं, भगवान की तरह है वो। इन दोनों के कार्य को देखो ना, इनके संघर्ष को देखो। इन्होंने क्या वहां पर बैठ कर सबको ये समझाना शुरू किया? अगर किसी को समझाया, इसीलिए मैंने शास्त्रार्थ की बात भी कह दी। समझाया तो उन्होंने मंडन मिश्र के बारे में पढ़ो, अपने आप में महान ज्ञानी थे, उनको विलेन मत समझो। अपने ज़माने के प्रकांड विद्वान हैं और इसी तरीके से कई, लेकिन उनका नाम उन लोगों के लिए जाना जाता है जिन्होंने आज के समय के लिए कोई थाती आपके लिए तैयार करके दे दी। उदाहरण के लिए खेतड़ी के महाराज जानते हैं आप? कभी सुना खेतड़ी के महाराज? है ना, महाराज खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, उसके महाराज बहुत सारे लोग जानते होंगे जो विवेकानंद को क्यों जाना जाता है खेतड़ी के महाराज को? छोटी सी जगह आज भी है, झुंझुनू से पहले पड़ती है। क्योंकि विवेकानंद का शिकागो जाने का टिकट करवाया था और उनके मित्र के तौर भारत एक खोज की क्लिप भी चलती है जिसमें एक राजा से वो कह रहे हैं कि आप ये मूर्ति पूजा के बारे में कुछ बात, वो खेतड़ी के महाराज वाला किस्सा है। अब आप ये देखिए कि वो राजा है और ये याचक हैं, परिव्राजक हैं, एक जगह पर टिक नहीं रहे, जगह जगह घूम कर कह रहे हैं कि भैया पैसा दे दो, टिकट करा दो, ये करा दो। ये विवेकानंद है और वो राजा हैं एक राज्य के। और ऐसे कितने ही राजा होंगे उस समय पे। खेतड़ी तो छोटी सी जगह है, पूरे देश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, जाने कितने राजा, कितने नवाब, कितने कौन कौन रहे होंगे खानदानी। किसी एक का नाम बता दो आप मुझे इतिहास से खोज के, उनके समकालीन। आपको खोजे से नहीं मिलेंगे, सब खो गए बड़े बड़े। याद कौन है आपको? विवेकानंद। विवेकानंद की वजह से खेतड़ी के महाराज जी याद हैं, उनकी जिंदगी की वजह से, वैभव की वजह से नहीं। एक टिकट कराने की वजह से उनकी पहचान बनी हुई है कि खेतड़ी के महाराज भी अमर हो गए ऐसे व्यक्ति की सेवा करके या उनकी मदद करके। अब ये विवेकानंद, ये आपका जो मूल प्रश्न है उस पर आता हूं। ये विरोधियों की आप बात कर रहे हो, भयंकर विरोध झेला अपनों का, जो अपने कह रहे हो ना, और किन अपनों का मैं नाम नहीं कोट करूंगा, जाइए इतिहास पढ़िए, विवेकानंद को समझिए। यहाँ पे मैं कोई विवाद जबरदस्ती का नहीं पैदा करना चाहता। वो अपने जिन्हें आप सचमुच में आज भी अपना गुरु, अपनी परंपराओं का रख, और वो थे भी, लेकिन उनके अपने अहम की टकराहट उस समय चल रही थी, गद्दी की लड़ाई चल रही थी। विवेकानंद के लिए ये तक कहा गया कि तुम हो कौन? तुम कौन सी धर्म संसद में आ रहे हो? कौन से मठ से हो, किससे हो? वो रामकृष्ण परमहंस के चेले थे, उनका अपना था, वो काली माता के पुजारी है, उनका वो मंदिर। ये तो आज हो गया ना, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन आज हो गया, आज मंदिर बेलूर मठ की इतनी प्रतिष्ठा हो गई। उस समय आप उनका संघर्ष सोचो कि जितने साधु संत जो वहां पर, ये भी एक पूरा समाज होता है कि यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर ये नहीं आएंगे, वहां पर वो नहीं आएंगे, इनका ये पद है, इनका ये पद है। ये अपने हैं, अपने सनातन के रक्षक, संवाहक। मैं तो इसी की बात कर रहा हूं, उससे भी बड़ी। विवेकानंद को इनका विरोध झेलना पड़ा। अगर विवेकानंद वहां पे पिस जाते या उनका जवाब देते फिरते तो वो उन्हीं में से एक हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? लंबी लकीर खींची। उन्होंने कहा भैया मेरे पास जितना समय है उसमें मुझे लिखना है, एक आदर्श स्थापित करना है, एक संगठन की स्थापना करनी है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, हर कोई तो फॉलो नहीं कर रहा था उस समय। जितने 12 लोग थे रामकृष्ण परमहंस के पास, और ऐसे ही कुछ 12 से 35, 12 से फिर उनके विदेश में फॉलोअर हो गए। उनको सुनने वाले आदमी को लगा ना, आज मैं अकेला बैठा हूं आपके पास, आप अकेले बैठे, हम सनातन की बात, मेरी बात 4 लोगों को समझ में आ जाए, वो 4 लोग और 4 को बताएं और ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, तो पहुंच जाएगी ना 400 तक या 4000 तक। बात 4 लोगों को समझ में आनी जरूरी है। जो नहीं समझ रहे हैं उनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ क्यों करना? ये मेरा सीधा मानना है, ये मेरा अपनी व्यक्तिगत राय भी है। और मैं सबको सलाह देता हूं कि लड़ाई करना है, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल करनी है, तुम इसको जिंदगी में एक मौज का भी, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लड़की वहां पे या लड़का जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी रील बना रहा है, वैसे ही तुम करते रहो ये सब, खूब चकल्लस करो, इससे समाज का कोई भला नहीं कर रहे हो, ना सनातन का कोई भला करा। सनातन का भला तब करोगे जब आदि शंकराचार्य की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह तुम एक लंबी लकीर खींचोगे। वो लकीर जो अमिट होगी, आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए दिशा सूचक होगी, प्रेरणादायक होगी। एक ऐसी लकीर जिस लकीर को कोई मिटाने की कोशिश करे तो नहीं मिटा पाएगा, उस लकीर का होके रह जाएगा। ये ताकत है उनकी, ये ताकत हम में होनी चाहिए, क्योंकि आप में भी वही संभावना है। स्वामी शरणानंद एक
शब्द हमेशा कहते हैं और मैं उसको हमेशा कोट करता हूँ। मानव सेवा संघ के स्वामी शरणानंद जी अब नहीं रहे, महासमाधि शायद 72 में हो गई थी। संत वाणी उनकी अवश्य सुनिएगा, आप जीवन परिवर्तित करने वाले संत हैं। स्वामी शरणानंद का एक विचार सीधा-सीधा है। वो एक तो ये कहते हैं कि अपने अधिकारों का त्याग करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। और एक जो ये मूल प्रश्न आपने विवेकानंद वाले विषय से हम निकल कर आए कि हम अपनी लंबी लकीर को खींच रहे हैं, हम अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और उनका ये हमेशा से मानना रहा था कि मानव जीवन जो है, वो सेवा के लिए और त्याग के लिए बना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब भी इस कठिनाई में होते हैं कि दूसरे गलत कर रहे हैं, जो समझने की बात है वो ये है कि दूसरा कोई गलत कर रहा है, तुम्हारी दृष्टि गई क्यों है वहां? पहले तुम क्या कर रहे हो पर तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं है? मैं दूसरे को ठीक करूंगा, वो गलत कर रहा है, मुझे उसे ठीक करना है। क्यों भाई? ऐसे तो बहुत लोग गलत कर रहे हैं, बस तुम्हारी विचारधारा में वो गलत कर रहा है, लेकिन दुनिया में तो कई जगह कई लोग और गलत कर रहे हैं। मानव सभ्यता के लिए विज्ञान की दृष्टि से कई लोग चुनौती बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर भी लड़ रहे हैं, विज्ञान के खिलाफ भी हैं कि वो बड़े भारी आदमी जो हैं, बहुत पैसे वाले आदमी अमेरिका के, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिससे मानव सभ्यता का ये हो जाएगा, एआई से ये खतरा हो जाएगा। इस पे भी तो विचार विमर्श चल रहा है ना दुनिया में। हम इधर तक क्यों अटके हुए हैं? हम तो मानव सभ्यता की बात करें। ये वो मानव सभ्यता है जिसमें श्री विष्णु का हरि रूप मत्स्य अवतार के रूप में पूरी की पूरी मानव सभ्यता को बचाने का प्रयास करता है, जिसकी कल्पनाएं और कथाएं फिर कई अन्य जगहों पर भी चली गई, जो हमारी जड़ों का हिस्सा है। हमारे लिए तो इतिहास है वो, दूसरों के लिए कहानियां हो, कथा हो। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि के समापन के बाद भी जो बचा कर ले जाए वो है सनातन। ये सब खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तब भी जो बचा रहेगा वो है सनातन। जो इसको उठा कर ले जाएगा वो है सनातन, जो इसको फिर से पल्लवित पुष्पित करेगा वो है सनातन। तो स्वामी शरणानंद जी का मैं जो सेवा त्याग की बात कर रहा था, अगर वो भाव है आपके अंदर, अपने अधिकारों की दूसरे के अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों का त्याग, वो हमेशा इस बात को कहते हैं। तो इतनी बड़ी बात को कहने वाले संत इसी भारत भूमि से पैदा हुए, उनका स्पष्ट कहना है कि तुम्हें क्या झंझट लेना है दूसरों का। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना, आप अपनी ऊर्जा कि एक लड़ी आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, आपके अंदर एक विचार तत्व है, आप परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा सब आपको लगता है, तो आप अपनी ऊर्जा का क्षय ऐसे लोगों पर क्यों करते हैं? आप कूड़ेदान में क्यों डाल रहे हैं अपनी ऊर्जा? वो कूड़ादान है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लकीर इतनी लंबी, और ऐसा हुआ है। अंगुलीमाल से लेके ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको मिले, ऐसा हुआ है कि वो व्यक्ति भी आपके पास आएगा। चलिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आने वाले जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमने आज ये पॉडकास्ट भी रखा, कि जो ये मूवी है, ये कब तक जनता देख पाएगी, कब तक रिलीजिंग कब है इसकी, क्या कब तक सर? देखिए, मुझे जो जानकारी है वो 6 फरवरी को इसका रिलीज है। किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है? ये सारे सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा रही है। 3 से 3,500 सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी देश भर में। या all over? पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया। ये इट्स अ फुल कमर्शियल मूवी। ठीक है। और अच्छी बात ये है कि एक मैसेज के साथ है, तो जो प्रदेश सरकारें हैं, उनका भी सहयोग इसमें मिल रहा है। इसमें कई संगठनों का, जो गौ रक्षा से जुड़े रहे हैं, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। तो ठीक है, जो प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास को एक बूस्टर का काम ये फ़िल्म कर रही है। तो इस फ़िल्म को आप ऐसा मत सोचिए कि फ़िल्म जो है ये कमर्शियली कैसा करेगी, कहीं रिलीज़ हो, ये इस फ़िल्म को सामान्य फ़िल्मों से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसमें तो संदेह नहीं है, तो पहले दिन से पता है, प्रोजेक्ट बना ही इसलिए है वो, क्योंकि इसमें पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। इससे उम्मीदें, ऐसा नहीं कि कलाकार होने के नाते मुझे या प्रोड्यूसर होने के नाते विनोद चौधरी को हैं, या डायरेक्टर होने के नाते अमित प्रजापति को हैं। इस फ़िल्म से उम्मीदें हर उस आदमी को है जो गौ सेवक है। और इस फ़िल्म में मुझे लगता है, अभी जहाँ तक मैंने देखा है, कि देश का पहला गौ आरती भी सामने सामने आएगी। हाँ, गौ आरती है इसमें, हाँ। शान का गाना है इसमें, और जो हम पर गाना फ़िल्माया गया है, गौ माता को बचा लो देशवासियों, ये गाना अपने आप में एक एंथम है। ये राष्ट्रगीत जैसे होता है, ऐसे गौ गौ गीत आप इसको कह लीजिए। इतना प्यारा गीत है, कैलाश खेर जी ने क्या भाव, वो खुद गौ सेवक हैं हाँ। और वो गाय माता के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है।
तो वो भाव उनके गाने, उन्होंने इतने गीत गाए हैं, लेकिन आप इस गीत को आपने अगर नहीं सुना है तो सुनिए, दर्शकों ने नहीं सुना है तो, और इसमें एक एक बार सुनिए। जैसे हम गाने को सोचते हैं कि 2-3 बार सुनने के बाद नया गाना चढ़ जाता है, इसको एक बार सुन लेंगे ना, तो ये गाना आपके मन मस्तिष्क में वास कर जाएगा। और अगर गौ सेवक हैं, गौ माता की आराधना करते हैं, तब तो ये जीवन धन्य करने वाला होगा। चलिए सर, चलते-चलते मैं आपके जीवन के अनुभव के साथ-साथ अपने दर्शकों के आपके कुछ 2 अनुभव लेना चाहूँगा। जी, जी। आप दर्शकों को बताएँ। एक सबसे पहला अनुभव जो आपका जर्नलिज़्म का रहा है, पत्रकारिता का रहा है। जो बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं या पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरा, आपके जीवन का जो कुल अनुभव रहा है, वो अनुभव उन देशवासियों को क्या देना चाहेंगे इस गौ सेवा को लेकर और जर्नलिज्म को लेकर, तो अध्यात्म को लेकर आपने इतिहास की बात करी, क्या अनुभव रहा? तो पहला अनुभव उन बच्चों के लिए जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और दूसरा अनुभव एक सूक्ष्म रूप में उन देशवासियों के लिए जहाँ इन थोड़ी-सी जो कुरीतियाँ, गलत भावनाएँ हैं, उनको मिटाया जा सके। तो पहले तो आपने जो प्रश्न किया, हुँ। वो बड़ा ज़िम्मेदारी भरा प्रश्न है। आपने कोशिश करी कि लपेट दूँ मैं सारे जितने भी बचे हुए सवाल हैं उसको एक में ही लपेट दूँ, और ये होती है मजबूरी समय की। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं इस योग्य नहीं मानता कि मैं किसी को सलाह दूँ, लेकिन अगर मेरा जीवन किसी को ठीक लगता है और लगता है कि मैंने इस कार्यक्षेत्र में ठीक कार्य किया है और मेरे जितना भी करना चाहते हो, तो मैं वो बता दूँगा कि मेरा रास्ता कौन-सा था, वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, पत्रकारिता पे सलाह इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि एकेडमिक्स में ये मेरा विषय है, इसका प्रोफ़ेसर हूँ, इसमें मेरा एकेडमिक्स का भी लंबा अनुभव है और कार्य करने का भी अनुभव है, तो वो मैं साझा कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ सलाह ये है आपको, पत्रकारिता में जितने भी लोग आना चाह रहे हैं, वो एक बड़ी गलतफ़हमी से आते हैं कि इसमें एक तो फ़ेम मिलेगा, हुँ। इसमें बहुत ताकत मिलेगी, इसमें पावर सेंटर के बीच में जाने का अवसर मिलेगा और सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा। हाँ। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो किसी आउटपुट में, किसी डेस्क पर, कहीं पर ऐसे थोड़े दिन में घूमने लगते हैं, फिर उन्हें आदत हो जाती है कि महीने की ये तनख्वाह आ रही है, वो आके खट-पट-खट रन डाउन बना रहे हैं। ये काम बुरे नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन आपके जो सपने होते हैं, जिस समय आपने देखे होते हैं, जिस वजह से आप पत्रकारिता में उतरते हैं और फिर जो कर रहे होते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क होता है, गैप होता है। मीडिया इंडस्ट्री उतनी नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है, जो आने वाले हैं, जो है नहीं उसका हिस्सा। मीडिया इंडस्ट्री उससे ज़्यादा गहरी है। मतलब आपको अगर सामने के 4 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पेड़ का तना और पीछे की पूरी जो जड़ें हैं, उसकी वो नहीं दिखाई दे रही है। इतना वृहद वृक्ष है ये, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, दूर से आपको एक झलक मिल रही है। वो झलक बड़ी सुखद हो सकती है, फूल बड़े आपको खिल लेकिन वो फूल जिस दरख्त पर निकल रहे हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बहुत फॉर्च्यूनेट रहा कि मुझे ऐसे अवसर मिले, चाहे वो मेरी अपनी योग्यताओं की वजह योग्यता कह लीजिए या उस समय जो काम मिलता था उसको कर लिया। बहुत छोटे-छोटे टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं लाइफ में, जिसका आप कभी आकलन नहीं कर सकते और अपने आप को तो क्रेडिट दे ही नहीं सकते हो कभी। मूर्ख हैं वो लोग जो क्रेडिट देते हैं कि हमने ऐसा कर योग्यता शब्द मेरे मुँह से गलती से निकल गया। शायद मैं किसी को किसी समय पर किसी लायक लगा तो उसने मुझे काम दे दिया और जिस समय पर मैं उस लायक लगा वो ऐसा काम था जो फॉर्च्यूनेटली मुझे अन्य लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा पहचान दिलाने वाला हो या जो लोग सोचते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एंकर बनना है, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मीडिया में आने वाले हर व्यक्ति को एंकर बनना है हाँ। और मैंने तो कई ऐसे सीनियर पत्रकार जो मेरे साथ भी रहे, उनको संघर्ष करते देखा है कि किसी तरह वो एंकरिंग कर पाएँ। मैंने कई की ट्रेनिंग भी करवाई है, बहुत सीनियर, बहुत बड़े, जो हमारे भी संपादक रहे ऐसे लोगों की भी। और वो अनफॉर्च्यूनेट रहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होने के बावजूद सर्वसामान्य में उतने लोकप्रिय नहीं होते। हुँ। तो मैं वो डेस्क के वाले बच्चों की बात एक बोल रहा था, उससे ज़्यादा तो ये समझ लीजिए कि कई ऐसे सीनियर्स भी बैठे हैं, जो एंकर्स को गवर्न करते हैं और वो भी इसी कुंठा में कि उन्हें कोई नहीं जानता। तो एंकर से बहुत खार खाया जाता है मीडिया इंडस्ट्री में। वो जिनका चेहरा दिखता है, उनको लोग जानते हैं। इसी तरह रिपोर्टर दूसरा एक हाँ। तो ये 2 चीज़ें इन्हीं 2 को देखकर लोग ज़्यादातर जर्नलिज़्म ये मैं टीवी पत्रकारिता की बात हाँ। कर रहा हूँ। प्रिंट की पत्रकारिता इज़ एंटायरली डिफरेंट। मैंने प्रिंट की पत्रकारिता की है, आज भी उसका ज़ोर है, लेकिन अब अखबारों से बातचीत डिजिटल मीडिया पर आ गई है। दूसरा हर आदमी तो अब फेस वैल्यू के लिए उसके पास मंच है। और जो नए बच्चों ने, लड़कों ने, राज शमानी ने, रणबीर अलाहाबादिया ने, शुभांकर, शुभांकर तो मीडिया का ही है ना मूल। कितना यंग बच्चा रहा है, उसने कितना बढ़िया काम किया और काम करते-करते कई जो सालों से कर रहे थे, उनसे बहुत आगे निकल गया वो। प्रसिद्धि के लिहाज से, धन के लिहाज से, प्रतिष्ठा के लिहाज से आज बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं।
छाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत पीछे छूट गया है। तो जर्नलिज्म क्या है? और मुझे पता नहीं है कि क्या शुभांकर तो जर्नलिज्म के साथ जुड़ा रहा, कई चैनलों के साथ काम किया, छोटे से उसने भी काम किया है। लेकिन अन्य लोगों का देखा जाए तो कोई बहुत जर्नलिस्टिक विचार नहीं रहा है। तो आज एक तो सबसे पहले ये सोच बदल गई। आप भी अभी जो सोच रहे हैं और जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, वो अपना थोड़ा-सा उस समय का मास कम्युनिकेशन के स्तर पर आकर कर रहे हैं। मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो अपने मास कम्युनिकेशन और टीवी के अनुभव। हालाँकि सिनेरियो इज़ एंटायरली चेंज। नया बच्चा और जो आने वाले बच्चे होंगे, उनको तो ये भी इससे भी आगे आ रही है चीज़ें, जो दिख नहीं रही। तो आपको 10 साल आगे देखना आता है, नहीं आता, दूरदर्शिता इसको कहते हैं। तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा ये पैशन है। अब जर्नलिज्म का मूल जो है वो प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पॉडकास्ट करना, बड़े लोगों के साथ बैठना ये नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब समझो। जर्नलिज्म जो है वो जनता का संवाद है। संवाद सरकार का जनता के साथ, जनता का सरकार के साथ। जनता के सवाल करारे तरीके से और पीड़ा जनता कहाँ से बोलेगी? जनता मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक कम्युनिकेशन है कि मुझे पीड़ा है, मैंने आपको बोल दिया। आप दूर करने के लायक हो, आपको बोल दूंगा, या मुझे पता होना चाहिए कौन दूर करेगा। ये कम्युनिकेशन हो गया। इधर जनता है, पूरा समाज है और पूरी सरकार है शक्ति। इन दोनों के बीच कम्युनिकेट कौन करेगा? जनसंचार, कौन करेगा इस जनता का संचार मीडिया। और इस संचार? हम करेंगे या पत्रकार करेंगे, जो पत्रकार कर रहे हो। तुम या तो इसकी गोद में बैठ गए हो या उसकी गोद में बैठ गए हो, या इनको तो बिल्कुल ही विरक्त कर दिया। तो ये डिजिटल की तरफ भागे। क्यों भागे डिजिटल की तरफ? ये अपनी अपनी बातें कह, फिर धीरे धीरे इनको एक्चुअली क्या होता है, बड़ा बड़ा शक्तिशाली यंत्र है। जैसे आपको किसी का माउथ पीस बनाया, जिसको समझना है, अच्छा आपने सवाल पूछ दिया आज बड़े दिल का, और क्योंकि ये मेरा विषय है, मेरा दिल का विषय था। हाँ, वो मतलब ये इसमें मैं इसमें शोध करता भी रहता हूँ हमेशा। आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ब्रजेश भाई को, नीर भाई को किसी का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। अब किसी से बात करने के लिए आपसे बात करनी है। वो व्यक्ति कुछ कहता है, आप कुछ कहते हो। अब आपके मन में कुछ आ गया और आपने किसी को मिसगाइड करने के लिए उसको कुछ कह दिया, तो क्योंकि माध्यम आप हो तो आप कर दोगे। अगर आप कम्युनिकेटर हो, बीच के माध्यम हो, तो आपके पास ताकत बहुत बड़ी है किसी को मिसलीड करने की भी, या सचमुच में कोई पीड़ित हो तो उसकी बात सही जगह तक पहुंचाने की। दोनों भूमिकाएं आपकी। कैसे आप इस्तेमाल करते हो वो आपके हाथ में है, और ये सबका अलग अलग मिजाज हो सकता है। यही मीडिया का है। बहुत सारे चैनल तो मैंने ऐसे देखे, या बहुत सारे मीडिया वो आए ही इसी काम के लिए थे कि हमें फायदा मिल जाए, हमें फायदा मिल जाए, हमें फायदा। पत्रकारिता का मूल ये नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल पद, ये मैं अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूँ, और इसीलिए हो सकता है सो कॉल्ड प्रतिष्ठित पत्रकारों में मेरा नाम शुमार नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरह का हूँ, यही बातें करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा था ना, जैसे मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मजाक में ही सही, लेकिन ये ऑन अ सीरियस नोट, कि मेरे पिता की नज़र से देखो मैं क्या हूँ। वो कहते हैं आज भी बेरोजगार है क्योंकि एक पत्रकार है। तो आज भी बेरोजगार है क्योंकि एक पत्रकार है। पहली चीज ये है, इतनी ताकत है तुम में खड़े होने की। लेकिन मेरा परिवार है, मैं दिल्ली में एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, और अपनी पत्रकारिता को भी सर्वाइव करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा कमा लिए हैं कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज नहीं कमा सकती, ये भी पत्रकारिता है। तुम किस मनोभाव से आ रहे, पहले ये समझे। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्पोक्स पर्सन अगर किसी का बनाया गया है, तो जिम्मेदारी क्या है मीडिया की, और तुम्हारी पत्रकार के नाते यही जिम्मेदारी है कि तुम वो संवाद करो। और तुम्हारा पहले तो मन है कि नहीं कि ये संवाद करो। तुम किस चीज को देख के मीडिया में, पहले तो समझ लो मूल तत्व क्या है पत्रकारिता का, और अगर उस मूल को पकड़कर तुम वो कार्य करना चाहते हो, सचमुच इच्छुक हो, सचमुच समाज में जागरूकता का तुम्हारा एक खून खौल रहा है तुम्हारे अंदर, तो करो। ये मन में ज़रूर रखें कि अगर आप महिला हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रूबिका लियाकत या जनाब ऐश्वर्या सिंह की बनेंगी। अगर आप मेल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे सुधीर चौधरी या फिर शमशाहिद खान या यही बनेंगे। मीडिया बहुत बड़ी है, किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो मन की लालसा रहती है। नहीं, मैं आपको आपने क्योंकि नाम ले लिया, इस लगभग सभी साथ में हाँ। हमने काम किया। सुधीर जी में शो करते थे इंडिया प्राइम, बिल्कुल। हमने 3 साल साथ में शो किया है सुधीर जी। सुशांत छोटा भाई की हाँ। तरह रहे हैं, सुशांत भी आज उनमें एक नाम जोड़ना चाहिए। ये सारे नाम हैं, ये सब हमारे साथ, रूबिका भी हमारे साथ थी लाइव इंडिया में।
तो ये इतने प्यारे लोग, और मैं अपनी निजी उपलब्धि मानता हूँ इनका आगे बढ़ना, क्योंकि हम बड़े गौरवान्वित होते हैं ये कि ये जैसे आपने कोट कर दिया तो हमने फटाक से बोल दिया, अरे सुधीर जी हमारे संपादक रहे हैं, उनके साथ तो हमने काम किया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर इसमें एक चेहरा और याद करता हूँ जो मेरा भाई भी था, बड़े भाई थे और बहुत प्यारे भाई थे। वो है रोहित सरदारा। उनकी मृत्यु ने मुझे इतना बुरी तरह से तोड़ा और ये एहसास करा, ये जो सब आप बता रहे हैं ना कि लोग सोचते हैं कि ये किसी दिन आध्यात्मिक पॉडकास्ट करेंगे, अभी तो आप काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, एक तो विश्वास नहीं हुआ, अर्चना भी उनके साथ में, मेरे तो उनका करियर साथ में ही शुरू हुआ, सहारा समय में हम दोनों साथ में थे। हमारे पास जीवन के उस दौर की वो यादें हैं जिसको लड़कपन कहते हैं, जिसको कॉलेज गोइंग एज कहते हैं, कि हम 22, 23, 24 साल के लड़के हैं और अपनी मस्तियाँ चल रही हैं, साथ में रह रहे हैं। वो दौर रहा है हमारा, इतना बहुत प्यारा समय हमने बिताया है। और जिस दिन मृत्यु हुई उनकी, डेथ हुई, उससे पहले जिस स्तर पर जा चुके थे, वहाँ गौरव की अनुभूति, जिन नामों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, सब स्टार हो गए हैं और वो वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर किसी का भी सपना हो सकता है, इतना बड़ा कद हो गया था। रोहित सरदार ने लेकिन जब एक झटके में वो गए तो मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं यार, कभी-कभी मन में, ऐसा नहीं, मैं भी मानव हूँ, मन में आता है, बहुत लोग, मेरा तो कंपैरिज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वो जितने नाम आपने बताया वो सब मेरे साथ के हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, आज भी प्रिय हैं। तो लोग कहते हैं कि वैसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, वैसे। तो वो मुझे पता है, उसकी ट्रिक भी पता है। उसके बारे में अगर आप गौर से सुनोगे इसको तो आप इसको समझ भी जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक मौज और मिजाज भी होता है। दूसरा, मैं जिस तरह के काम करना चाहता हूँ, उस तरह के काम कर रहा हूँ, आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ। लेकिन वो घटना ने एक आध्यात्मिक परिवार, क्योंकि ये सबके साथ होगा, ये आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी होगा और ये किसी भी पल हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। तो कुल मिला के है कि ज़्यादा झंझट नहीं पालना है। इसकी तरह उसकी तरह तो कभी नहीं बनना, अपने आप को खोजना है, अपनी तरह बनना है। पत्रकारिता में आना है तो आपको वो संवाद की और जनसंचार की बात याद रखें। एक समाज के लिए आपने कहा था, तो उसमें एक छोटा-सा, क्योंकि आपका एक वो प्रश्न था, अनुत्तरित ना रह जाए। तो समाज के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने जिनसे सीखा है उनसे सीखिए। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, आदि शंकराचार्य हों, हमारे स्क्रिप्चर्स हों, सबसे पहले भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उपनिषदों में भी 11 उपनिषद आप पढ़ लीजिए, उसमें भी बृहदारण्यक और कठोपनिषद आदि इत्यादि पर आप ज़रा थोड़ा फोकस करें। वैसे तो प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, जितने उपनिषद आप पढ़ें उतना आनंद का भाव होता है। साइकोलॉजी की के लिए जाने का मेरा मन जो है वो उपनिषदों की हुई है। वो साइकोलॉजी की ज़बरदस्त किताब है, आपके सारे प्रश्नों के समाधान। फिर सारे उपनिषदों का निचोड़ जो है वो भगवद गीता में है। मतलब कमाल का उपनिषद है भगवद गीता। और पतंजलि योग सूत्र आपके जीवन में प्रैक्टिकली कैसे परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इनको पढ़िए, आपको अपने आप, ये मेरी समाज से और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं ज़्यादा, ये तो मतलब जिनको बहुत पढ़ने-लिखने का शौक हो, तो उनको सामान्य तौर पर एक सबसे बड़ा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रंथ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन-सा है इस जीवन में। एक ग्रंथ पढ़ लो, सबका काम हो जाएगा और बहुत सहजता से मिल जाएगा। आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, वो जगह भी बता देता हूँ मैं। वो हो आप स्वयं। अपने अलावा किसी और को पढ़ना बंद कर दो। दुनिया बदलना बंद कर दो। किसी और से जलना बंद कर दो। किसी और की गलतियाँ निकालना बंद कर दो। ये सारी मेहनत अपने ऊपर करने लग जाओ। ठीक बात खत्म। आपको अपनी कमियाँ दिख गईं, दुनिया की कमियाँ वैसे ही दिखना खत्म हो जाएँगी। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। आप समय ज़्यादा ले लिया आपका। हाँ, नहीं आपने उन मुद्दों पर जो पॉडकास्ट हमने आज किया, या इंटरव्यू जो हमने किया, जिन मुद्दों को हमने आज उठाया, आपने उन तमाम मुद्दों का जवाब दिया और ये आवश्यक पॉडकास्ट मैं इसलिए कहूँगा कि एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आज हमने तैयार किया कि आज अपने आप को आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया प्रवीण जी ने कि आप ये नहीं कर सकते तो ये ग्रंथ पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, कुछ नहीं कर सकते तो खुद को पढ़ लो और अगर वो भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन मेरा पॉडकास्ट ज़रूर देखो। क्योंकि यहाँ पे हर वो व्यक्ति आएगा जिसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है, जो जिस वजह से वो वहाँ उस मुकाम पर हैं। और उनके अनुभव भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता का छात्र मैं भी रहा हूँ और मैं भी आपको बता सकता हूँ कि वो मेरे पॉडकास्ट ही आपको बदल सकते हैं। वहाँ पर इतनी चीज़ है क्योंकि मैं लगातार जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं
वो अलग इसलिए रहते हैं कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैंने इतना अलग कर दिया कि पत्रकार होकर मैं कवि बन गया आज, फिर पॉडकास्टर भी हूँ। तो यहाँ पर परवीन जी ने अपना समय दिया। गौ मूवी जो 6 फरवरी को रिलीज़ हो रही गोदान, मेरा ये पर्सनल रिकमेंड है कि आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं बॉर्डर के लिए आपको कह रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से, लेकिन मैं गोदान के लिए भी कहूँगा कि आप इसको देखें, समझें और जो मेहनत टीम ने करी है, उस मेहनत को जानें और कि आपको मालूम पड़ेगा कि गौदान या गौ सेवा आवश्यक क्यों है। और कम से कम वो लोग तो ज़रूर देखने जाएँ, उनकी टिकट स्पॉन्सर मैं कर दूँगा। जो विरोध करते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, वो ज़रूर देखने जाएँ, ये सोचकर ही कि मैं फ्री में टिकट दे रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में कुछ हो ना हो। अगर 4 लोग भी बदल गए, तो मेरे इस पॉडकास्ट का और इस मूवी का बनना सफल हो जाएगा। मैं फिर हाज़िर होऊँगा किसी और पॉडकास्ट के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।